नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स बाई एस एल बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की सेकंड बुक मैथमेटिकल फिजिक्स और इस यूनिट के अंतिम पड़ाव में हम पहुंच गए हैं। मैंने आपको एक वेक्टर फील्ड के कर्ल के बारे में पिछले वीडियो में बताया था। किसी वेक्टर का कर्ल फील्ड क्या होता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मान क्या होता है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मान की बात करें तो वो होता है डेल क्रॉस ए। क्या होता है? डेल क्रॉस ए। अब स्टोक का कर्ल प्रमेय क्या है? व्हाट इज स्टोक्स कर्ल थ्योरम? देखिए, कर्ल की परिभाषा आपने बताई। कर्ल की परिभाषा कि कर्ल ऑफ ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ एन कैप, या फिर आप दूसरे तरीके से कर्ल ऑफ ए और मोड लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन है इसके साथ एन कैप की दिशा में। तो लिमिट ऑफ डी ए टेंस टू जीरो लाइन इंटीग्रल बाई डिवाइडेड बाई डी ए, ये है। अगर आप क्या करें, डी ए को अगर आप यहाँ से डी, क्योंकि एन कैप जो डायरेक्शन है वो डी ए की डायरेक्शन में है, तो अगर आप डी ए को यहाँ ले जाएं तो आपके पास कर्ल ऑफ ए डॉट डी ए बन जाएगा, और सर्कुलेशन है उसके बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? सर्कुलेशन के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, किसी भी कर्ल का एरिया जो इंटीग्रेशन है, किसी कर्ल का एरिया इंटीग्रेशन, वो सर्कुलेशन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सर्कुलेशन के बराबर होता है। ये स्टोक का कर्ल प्रमेय है। इस प्रमेय के अनुसार सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन उस सदिश क्षेत्र के कर्ल के पृष्ठ समाकलन के तुल्य होता है। इसका मतलब एरिया इंटीग्रल किस में? लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट किया जाएगा। एरिया इंटीग्रल किस में? लाइन इंटीग्रल, और लाइन इंटीग्रल एरिया इंटीग्रल में आप कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ देखिए, आपने गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय भी पढ़ा और स्टोक का कर्ल प्रमेय पढ़ा। इसमें दोनों में अंतर देखिए थोड़ा सा, कि डाइवर्जेंस थ्योरम है वो आपके एक क्लोज्ड सरफेस के लिए है, जबकि स्टोक्स जो थ्योरम है वो आपके ओपन सरफेस के लिए है। किसके लिए? ओपन सरफेस के लिए। विशेष रूप से नोट मैंने लगा के लिखा है कि गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम है वो क्लोज्ड सरफेस के लिए, जबकि स्टोक्स थ्योरम है वो आपकी ओपन सरफेस के लिए है। अब हम आते हैं एक अच्छे से पॉइंट में, गाउस के नियम का अवकलन और समाकलन रूप, इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ। अब बहुत ही अच्छा पॉइंट मैं आपको करवा रहा हूँ कि गाउस के नियम का अवकलन और समाकलन रूप क्या है। अब सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ द गाउस रूल। तो क्या है कि अगर कोई भी आपका बंद पृष्ठ हो तो उससे विद्युत निर्गत फ्लक्स होता है। जो विद्युत निर्गत फ्लक्स होता है वो उस बंद पृष्ठ में उपस्थित टोटल आवेश कितना है। और अगर आपका माध्यम नहीं है तो आप उसको क्या कह सकते हैं? माध्यम है अगर, तो एप्सिलॉन के अनुपात के बराबर होता है। ये आपकी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी माध्यम की विद्युतशीलता। ये टोटल चार्ज इन क्लोज्ड सरफेस, टोटल चार्ज इन क्लोज्ड सरफेस, ये किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होता है। ओके, तो ये आपका क्या है? अब गाउस का नियम है। अब इसके अवकलन और समाकलन रूप किस प्रकार से होते हैं? इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ आपको बताते हैं। तो सबसे पहले गाउस का नियम मैंने आपको बताया। देखिए, तो फाई ई जो आया आपके पास, फाई ई का जो मान आया, वो फाई ई का मान आया आपके पास सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन। ओके, अब आप जानते हैं कि फाई ई जो होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो किसके बराबर होता है? कोई क्लोज्ड सरफेस हो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है। किसके साथ होता है? एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है। अब अगर टोटल चार्ज वैसे एस तत्व राशि है, क्योंकि आपको पता है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होता है। इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसके मल्टीपल में होता है, एस तत्व होता है। परंतु अगर चार्ज आपके बहुत पास हो, क्योंकि अगर एक कूलाम चार्ज की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ओके, तो बहुत ज़्यादा संख्या है ये। तो इसको क्या माना जा सकता है? सतत माना जा सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई यूनिट वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम है, उसमें अगर चार्ज रो है, यानी टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो ये अगर रो है
तो डीवी अल्पांश में जो चार्ज होगा वो क्या होगा, रो डीवी होगा। कितना होगा, एक रो डीवी होगा। तो टोटल जो आपका क्लोज सरफेस होगा उसमें चार्ज किससे दिया जाएगा, आपका इंटीग्रेशन से दिया जा सकता है। किससे दिया जा सकता है, इंटीग्रेशन से दिया जा सकता है। तो डेल क्यू होगा वो किसके बराबर होगा, रो डीवी के बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी। तो यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज डेंसिटी है वो रो है। तो कोई भी आपका क्लोज सरफेस है उसको परिबद्ध करता हुआ जो टोटल आपका चार्ज होगा वो कितना होगा, डेल क्यू इक्वल टू रो डी। अगर ये दोनों वैल्यूज, ये वैल्यूज यहाँ पे अगर पुट करें तो आपके पास क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी इक्वल टू रो डी वी बाई एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, ये एप्सिलॉन नोट मैंने निर्वात के लिए लिखा है। तो आपके पास समीकरण आई क्लोज सरफेस ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू सिग्मा रो डी वी। ओके, अब देखिए अगर आप एप्सिलॉन अगर यहाँ ले जाएं तो ये जो इंटीग्रेशन है वो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी डॉट ई ए और इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो डी वी। ये आपका दोनों साइड में क्या इंटीग्रेशन, दोनों साइड में इंटीग्रेशन है। तो ये इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ गाउस लॉ है, इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ गाउस लॉ। डी ईयर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू एप्सिलॉन ई के बराबर होता है, एप्सिलॉन ई के बराबर होता है। अब गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय क्या कहता है, गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय आपको कहता है कि जो आपका क्लोज्ड सरफेस के लिए जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, एरिया इंटीग्रेशन होता है। उसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन में किसके, जो आपका डाइवर्जेंस है उसके वॉल्यूम इंटीग्रल के तुल्य होता है। ये आपने किस में पढ़ा है, गाउस के डाइवर्जेंस थ्योरम में पढ़ा है। तो अगर कंपैरिजन करें इन दोनों समीकरणों की, यहाँ पे इन दोनों समीकरणों की अगर कंपैरिजन करें तो डेल डॉट ई आएगा वो किसके बराबर आएगा, डेल डॉट ई आएगा वो रो बाई एप्सिलॉन नोट के बराबर आ जाएगा। डेल डॉट ई आएगा वो रो अपॉन एप्सिलॉन नोट के बराबर आ जाएगा। यही गाउस का नियम का अवकलन रूप है। ये गाउस के नियम का क्या है, अवकलन रूप है। अब देखिए तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा और देखें इसको, अगर आपका निर्वात नहीं है तो रो अपॉन क्या आएगा, एप्सिलॉन, और ये आ जाएगा। अगर ये एप्सिलॉन आ जाएगा तो इसके मल्टीपल में जाएगा, और मल्टीपल में जाएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये किसके बराबर होगा, रो के बराबर होगा। तो इस रूप में भी बुकों में लिखा होता है, तो इसमें आप कन्फ्यूज ना हो। यहाँ पर अगर आपका क्षेत्र जो है, अगर आपका क्लोज सरफेस में आवेश नहीं है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, जितना फ्लक्स आ रहा है उतना फ्लक्स से अगर निकल रहा है तो आप उसको किस प्रकार से लिखेंगे, या आपका स्थिर विद्युत क्षेत्र है। अगर स्थिर विद्युत क्षेत्र की बात करें तो डेल क्रॉस ई, क्योंकि कंजर्वेटिव नेचर का होगा, डेल क्रॉस ई का मान क्या होगा, जीरो होगा। अगर डेल क्रॉस ई का मान जीरो होगा तो ई इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, डेल फाई लिखा जा सकता है। और डेल फाई लिखा जा सकता है, ये डेल फाई अगर यहाँ पे लिखें तो डेल डॉट डेल फाई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको कौन सी समीकरण के नाम से जानते हैं, पोइसन समीकरण के नाम से जानते हैं, पोइसन समीकरण के नाम से जानेंगे। अगर आपका क्षेत्र है वो आवेश रहित क्षेत्र है, अगर क्षेत्र आवेश रहित है तो चार्ज डेंसिटी इक्वल टू जीरो, तो डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। इस प्रकार के जो क्षेत्र है, ये जो समीकरण है, इस समीकरण को अपने लाप्लास इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ये पोइसन इक्वेशन और ये लाप्लास इक्वेशन है। ओके, तो कंजर्वेटिव फील्ड है, तो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए आपको पता है डेल डॉट ई, क्योंकि स्थिर विद्युत क्षेत्र आपका कंजर्वेटिव फील्ड है, तो डेल डॉट ई इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ई इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, उसको डेल फाई लिखा जा सकता है। डेल फाई लिखेंगे तो डेल फाई की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। तो ये गाउस के नियम का क्या है, अवकलन रूप है। अब देखिए इस यूनिट में मैंने आपको बेसिकली क्या पढ़ाया, दोबारा से मैं चर्चा करता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको 4 या 5 न्यूमेरिकल लेके आऊँगा, तो वो मेरा लास्ट वीडियो होगा इस यूनिट के माध्यम से। आप अगर अच्छे प्रकार से अगर नोट्स बनाए हैं तो आपकी ये यूनिट तैयार हो गई होगी। मैं विशेष रूप से आपको कुछ पॉइंट के बारे में बताता हूँ, रिमार्क कर देता हूँ वापस। मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले इस यूनिट में हमने वेक्टर के बारे में मैंने स्केलर डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताया, और उसके बाद ट्रिपल आपका वेक्टर प्रोडक्ट और ट्रिपल आपका स्केलर प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया। ओके, उसके बाद हम आए फील्ड पे, उसके बाद हम किस पे आए,
फील्ड पे। तो फील्ड टू टाइप का मैंने आपको बताया, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। और फील्ड की डेफिनेशन ये है कि फिजिकल जो क्वांटिटी है वो किस पे डिपेंड हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जहाँ तक डिपेंड हो वो क्या होता है, उस फिजिकल क्वांटिटी का फील्ड होता है। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, ये मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड क्या होता है, इसको डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स क्यों कहते हैं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी मैंने आपको बताया और इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी हमने किया। इसका फॉर्मूला, इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो मान आया वो क्या आया, डेल ऑपरेटर का किससे, 5 से मल्टीप्लाई। ओके, इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया डाइवर्जेंस। इसके बाद मैंने क्या बताया, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड डेफिनेशन। और इससे पहले मैंने आपको इस पे एरिया इंटीग्रल के बारे में भी बताया, एरिया या सरफेस इंटीग्रल, क्या सरफेस इंटीग्रल के बारे में बता के, और डाइवर्जेंस ऑफ ए, और फिर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में भी प्रकाश डाला। ओके, उसके बाद आपको जो लास्ट बिंदु था वो करल ओ ए, यानी वेक्टर फील्ड का करल क्या होता है, लाइन इंटीग्रल से आते हुए हम करल ऑफ ए के बारे में हमने पढ़ा, और इसका कार्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम में मान क्या होता है वो मैंने आपको बताया। और अंत में मैंने, सबसे अंत वीडियो में मैंने जो गाउस का नियम है, गाउस का जो नियम है उसके इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल जो फॉर्म से मैंने पॉइसन एंड लाप्लास इक्वेशन मैंने आपको बताई कि किस प्रकार से आप याद करें, ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे करवाई। तो ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाती है। और ग्रीन थ्योरम आप मैथमेटिकल में पढ़ सकते हैं। ग्रीन थ्योरम आपकी पूरी उसका डेरिवेशन वगैरह पूरा का पूरा आपको मैथमेटिकल की शायद पहली यूनिट होनी चाहिए ये, तो आप पढ़ेंगे वहाँ पे तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी टोटली ये यूनिट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। न्यूमेरिकल में अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। प्रिय विद्यार्थियों, जो मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं वो आपको प्ले लिस्ट के अंदर टोटल वीडियो आपको यूनिट फर्स्ट के टोटल एक साथ मिलेंगे, और अन्य वीडियो भी अगर मैं डालूँगा तो सारे के सारे वीडियो आपको प्ले लिस्ट में यूनिट के अकॉर्डिंग आपको एक जगह मिल जाएंगे। तो अगर आप एक साथ बैठ के अगर पढ़ना चाहते हैं तो एक साथ अगर पूरे नोट्स, जैसे 2 दिन ले लिया आपने एक यूनिट तैयार करनी है तो आराम से बैठ के तैयार कर सकते हैं। 2 दिन आप न्यूमेरिकल निकालिए तो आपकी यूनिट परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।